मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन, नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सकें। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। महाकवि कालिदास जी का जीवन परिचय। आप सभी को बता दें कि महाकवि कालिदास जी का जो समय है, जन्म का समय है और जो जन्म स्थान है वह निश्चित नहीं है। विद्वानों ने अलग अलग मत माने हैं और जिस मत को ज्यादा माना है वही उनका समय माना गया है। मित्रों, संस्कृत कवियों का जो समय है, जो जन्म स्थान है, वह निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन उनकी रचनाओं के आधार पर उनका समय और स्थान माना गया। इसी प्रकार संस्कृत के जो महाकवि हैं कालिदास, उनका जन्म स्थान और उनकी उत्पत्ति का समय जो है सिर्फ अनुमान मात्र है। महाकवि कालिदास जी के जन्म का समय और स्थान का अनुमान सिर्फ उनकी रचनाओं के आधार पर लगाया जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं में जिन स्थानों का नाम आया है उन्हीं स्थानों को उनका जन्म स्थान माना गया है और उनका स्थिति काल भी, समय भी माना गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इनके समय के बारे में 4 मत बताए गए हैं। एक छठी ईस्वी, एक गुप्तकालीन मत, उसके बाद तीसरा बताया गया है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी और चौथा मत जो है वो है ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी। विद्वानों ने जिस मत को माना है तो वह है ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी। इसलिए महाकवि कालिदास जी का स्थिति काल माना गया है ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी। अब हम देख लेते हैं कि महाकवि कालिदास जी का उपनाम क्या है। तो उपनाम महाकवि कालिदास जी का है बंदरू। बंदरू उनका उपनाम है। उसके बाद उनका जन्म स्थान, उनके जन्म स्थान कई माने गए हैं। उज्जैनी, कश्मीर, बंगाल। उज्जैनी, कश्मीर, बंगाल क्यों माने गए हैं? क्योंकि उनकी रचनाओं में उज्जैनी का वर्णन है, कश्मीर का वर्णन है, बंगाल का वर्णन है। तो रचनाओं में इन जगहों का नाम आया है, इन स्थानों का नाम आया है, उसी आधार पर उनका जन्म स्थान इन सबको माना गया है। किंतु उज्जैनी को सर्वप्रथम माना गया है, यानी कि ज्यादा विद्वान उज्जैनी को मानते हैं उनका जन्म स्थान। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि कालिदास जी की पत्नी का नाम। कालिदास जी की पत्नी का नाम है विद्योत्मा और कालिदास जी के ससुर का नाम है शारदानंद। विद्योत्मा किनकी पुत्री हैं? शारदानंद की। ठीक है। उसके बाद कालिदास जी की जाति क्या है? ब्राह्मण। कालिदास जी ब्राह्मण जाति के थे और वंश कौन सा है उनका? शैव। शैव वंश है। उपासक किसके हैं? शिव जी के। मित्रों, यदि आपने संस्कृत की कथाएं हिंदी में नहीं सुनी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, क्योंकि वह आपके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, DSSB, LT ग्रेड सभी में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। ठीक है। और मित्रों, क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम बताएंगे कि महाकवि कालिदास जी के जीवन परिचय में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है। मित्रों, कालिदास जी किसके भक्त थे? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। या किसके उपासक थे? तो शिव जी के। अब हमको कैसे पता लगा कि शिव जी के उपासक थे वो? तो उनकी रचनाओं में शिव जी का वर्णन हुआ है, मंगलाचरण दिया है। मंगलाचरण होने के कारण और उनकी सभी रचनाओं में शिव जी का वर्णन होने के कारण पता चलता है कि कालिदास जी शिव भक्त थे। ठीक है। अब उसके बाद मित्र, कि कालिदास जी के मित्र कौन थे? तो लंका के राजा कुमारदास कालिदास जी के मित्र थे। ये सभी अनुमान लगाया जाता है उनकी रचनाओं के आधार पर। तो मित्र कौन है? लंका के राजा कुमारदास। उसके बाद मित्रों, अब देख लेते हैं कि कालिदास जी के आश्रयदाता कौन थे, यानी कि किसके दरबार में कालिदास जी रहते थे। क्योंकि एक राजा होता था उस समय और राजा कुछ कवियों को अपने राज्य में रखता था, उनका खाना पीना
हर सुविधाएं देते थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में रहते थे और उन्हीं के यहाँ कवि थे। ठीक है मित्रों, अब हम आपको कुछ किंवदंतियां बता देते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि उनके जीवन परिचय के बारे में, कि यह सब जो स्थान है, समय है और मित्र और आश्रयदाता ये सब कैसे माने गए हैं। तो कुछ उनके जीवन के बारे में 4 किंवदंतियां हैं जो कि हम आपको बताएंगे। किंवदंतियां मतलब कथाएं मानी जाती हैं, सुनाई जाती हैं या बुक्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ कथाएं हैं, 4 कथाएं हैं जो कि हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास बहुत मूर्ख थे, महामूर्ख जिसको कहते हैं। उसके बाद वो इतने बड़े महाकवि बने, काव्यकार बने, नाटककार बने, गीति काव्यकार बने। ठीक है, तो कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो कथा इस तरह से है कि विद्योत्मा उनकी पत्नी थी। विद्योत्मा बहुत ही विद्वान थी। एक बार पंडितों ने विद्योत्मा से शर्त लगाई शास्त्रार्थ के लिए। शास्त्रार्थ में विद्योत्मा से सभी पंडित हार गए, तो उनको गुस्सा आने लगा कि हम विद्योत्मा से बदला कैसे ले, एक स्त्री हमसे जीत कैसे गई। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और शारदानंद की पुत्री विद्योत्मा से महामूर्ख कालिदास का विवाह करवा दिया। शादी के बाद विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास महामूर्ख हैं, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो गुस्से में विद्योत्मा ने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि कालिदास घर से निकलकर एक काली देवी के मंदिर में गए, वहां पर उन्होंने काली देवी की उपासना की, पूजा की और विद्या ग्रहण की, विद्या प्राप्त की और वह बहुत बड़े विद्वान बने। जब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तब कालिदास जी ने द्वार खटखटाते हुए कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तब विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, क्या वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई है। तब कालिदास ने विद्योत्मा के बोले गए इन 3 शब्दों से 3 रचनाएं की। अस्ति से कुमार संभवम की, कश्चित से मेघदूतम की, वाग से रघुवंशम की। तो इस प्रकार पहली किंवदंती इस प्रकार है कि कालिदास महामूर्ख होते हुए बहुत बड़े विद्वान बने। दूसरी किंवदंती ये है कि कहा जाता है कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? जो विक्रम संवत के संस्थापक कहे जाते हैं। तो उनके 9 रत्नों में से एक रत्न थे। अब तीसरी किंवदंती है, लंका के राजा कुमारदास के मित्र थे। कहा जाता है कि कुमारदास के यहाँ एक वेश्या थी। कुमारदास ने एक प्रश्न पूछा उस वेश्या से, कहा कि यदि आप उसका उत्तर देंगी तो आपको मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। एक दिन कालिदास वेश्या के घर पहुंचते हैं और वेश्या कालिदास से उस समस्या का हल पूछ लेती है। कुमारदास से पैसा लेने के लालच में वह कालिदास की हत्या कर देती है। तो इस प्रकार है ये किंवदंती। चौथी किंवदंती मानी गई है कि कालिदास महाराजा भोज के यहाँ आश्रित कवि थे। एक कवि थे जो कि राजा भोज के यहाँ थे, जिनका नाम परिमल था, पद्मगुप्त था। उन्हीं की उपाधि थी कालिदास। तो ये कालिदास उन्हीं को माना गया है। मित्रों, इस तरह से महाकवि कालिदास जी के बारे में 4 किंवदंतियां हैं। इनमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको हमने ये चारों किंवदंतियां बता दी हैं, तो आप इनको याद रखिए। अब हम आगे देख लेते हैं कि कालिदास जी का प्रिय छंद कौन सा है। तो प्रिय छंद है कालिदास जी का उपजाति और अनुष्टुप। और रस कौन सा है? श्रृंगार रस। कालिदास जी ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का प्रयोग सबसे अधिक किया है। ठीक है, उसके बाद कालिदास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा। इसीलिए कालिदास जी को उपमा कालिदास भी कहा जाता है। उसके बाद रीति, महाकवि कालिदास जी की रीति है वैदर्भी। वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति। और गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। मित्रों,
अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर समय पूछ लिया जाए तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी आपको लिखना है। उपनाम बंदरू, जन्म स्थान उज्जैनी, कश्मीर और बंगाल। ऑप्शन में अगर उज्जैनी है तो आप उज्जैनी लगाएंगे, अगर नहीं है तो कश्मीर या बंगाल, ठीक है। उसके बाद पत्नी विद्योत्मा, आपको विद्योत्मा वाली जो कथा भी बताई है वो आपको याद रखनी है। उनके ससुर शारदानंद और जाति ब्राह्मण, वंश शैव, उपासक शिव जी के और मित्र लंका के राजा कुमारदास। कालिदास जी के आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप, रस श्रृंगार रस, प्रिय अलंकार उपमा और रीति वैदर्भी, गुण प्रसाद। अब आपने देखा कि हमने ये सब जान लिया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद करने हैं। मित्रों, अब हम जान लेते हैं कालिदास जी की रचनाएं। तो कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 रचनाएं हैं कालिदास जी की। आपको बता दें, वैसे तो कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जी की 41 रचनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रचनाएं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं वो 7 ही हैं। तो आपको आंसर 7 ही लगाना है, 7 रचनाएं हैं। अब देख लेते हैं कि ये 7 रचनाएं क्या हैं। मित्रों, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये दोनों महाकवि कालिदास जी के महाकाव्य हैं। क्या है? महाकाव्य, ठीक है। उसके बाद मेघदूत खंड काव्य है, खंड काव्य। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेघदूत क्या है? खंड काव्य। कुमार संभवम महाकाव्य, रघुवंशम महाकाव्य, ऋतुसंहार हमारा क्या है? गीति काव्य। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों महाकवि कालिदास जी के नाटक हैं इस तरह से। और यदि पूछ लिया जाए लघुत्रयी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो लघुत्रयी के अंतर्गत कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, इन तीनों को लघुत्रयी के अंतर्गत रखा गया है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक महाकवि कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वो भी क्या है? नाटक। यह 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का? 7 अंकों का। ये सबसे प्रसिद्ध है, इसीलिए महाकवि कालिदास जी को शेक्सपियर भी कहा गया है। आपको याद रखना है, लघुत्रयी कौन सी है? कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। और सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, ठीक है। और सबसे पहली रचना कौन सी है? पहली रचना ऋतुसंहारम। महाकवि कालिदास जी की सबसे पहली रचना है ऋतुसंहारम, ठीक है। मित्रों, अब हम थोड़ा सा रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि महाकवि कालिदास जी का जो महाकाव्य है कुमार संभवम, उसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17। और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। उनका कुमार संभवम महाकाव्य 17 सर्गों का है और रघुवंशम महाकाव्य 19 सर्गों का है। मेघदूत 2 भागों में विभक्त है, 2 भागों में। दो भागों में विभक्त है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो पूर्व में और उत्तर में। मित्रों, ऋतुसंहार
6 सर्गों का गीति काव्य है। कितने सर्गों का? 6 सर्गों का। उसके बाद मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। 5 अंक आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि मालविकाग्निमित्रम कितने अंकों का नाटक है, या इन 7 रचनाओं में से पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए पूछ लिया ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं, मालविकाग्निमित्रम कितने अंकों का नाटक है। ठीक है, इसी प्रकार विक्रमोर्वशीयम भी 5 अंकों का नाटक है। कितने अंक हैं विक्रमोर्वशीयम में? 5 अंक। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, यह 7 अंकों की है। कितने? 7 अंक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। यह 7 अंकों का एक नाटक है। पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, विक्रमोर्वशीयम क्या है, मालविकाग्निमित्रम क्या है। तो आपको याद रखना है ये 3 महाकवि कालिदास जी के नाटक हैं। मित्रों, अब एक बार फिर से देख लेते हैं हम इस चार्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाकवि कालिदास जी के 2 महाकाव्य हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम। ये खंड काव्य मेघदूत को और ऋतु संहार को गीति काव्य। उसके बाद 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से 2 महाकाव्य, 1 खंड काव्य, 1 गीति काव्य, 3 नाटक। इस प्रकार महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब हम देख लेते हैं महाकवि कालिदास जी की उपाधि। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है उपाधियां। उपाधियां पूछ ली जाती है एग्जाम में कि कालिदास जी की कौन सी उपाधि है, या इनमें से कालिदास जी की उपाधि कौन सी है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहली उपाधि है दीप शिखा। कालिदास जी की उपाधि क्या है? दीप शिखा। दूसरा रघुकार, दूसरी उपाधि क्या है? रघुकार। तीसरी, मतलब दीप शिखा भी पूछ लिया जाता है कि दीप शिखा किसको कहा गया है, तो महाकवि कालिदास जी को। रघुकार पूछ लिया जाए किसको कहा गया है, तो महाकवि कालिदास जी को। अच्छा, पूछ लिया जाए कवि कुलगुरु किसे कहा गया है, तो कालिदास जी को। कालिदास जी की एक और उपाधि का नाम क्या है? कवि कुलगुरु। उसके बाद नेक्स्ट है कविता कामिनी। कविता कामिनी विलास। कविता कामिनी विलास किसको कहा गया है? कालिदास को ही कहा गया है। अब एक और उपाधि है उपमा कालिदास। मित्रों, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। मित्रों, कालिदास जी का प्रिय अलंकार उपमा है, इसीलिए उन्हें उपमा कालिदास कहा गया है। इस तरह से कालिदास जी की ये उपाधियां हैं। मित्रों, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालिदास जी की रचनाओं पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी। तो मल्लीनाथ ने सबसे पहले किस किस पे लिखी, ये बता देते हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम, इन तीनों पर मल्लीनाथ ने लिखी। कौन सी टीका लिखी? संजीवनी टीका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मल्लीनाथ ने कालिदास की रचनाओं पर कौन सी टीका लिखी, तो संजीवनी टीका लिखी। आपको बताना है संजीवनी टीका लिखी है कालिदास की रचनाओं पर मल्लीनाथ ने, और वो कौन कौन सी रचनाओं पर लिखी? कुमार संभवम पर, रघुवंशम पर और मेघदूतम पर। इस तरह से मल्लीनाथ की टीका का नाम क्या है? संजीवनी टीका।
मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत खास होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लघुत्रयी पूछ लिया जाता है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, या लघुत्रयी के अंतर्गत किसकी रचनाएं आती हैं, तो कालिदास की रचना आती है। कौन कौन सी है, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम। मल्लिनाथ की टीका पूछ ली जाए तो संजीवनी टीका, ठीक है, आपको याद रखना है संजीवनी टीका। आप याद रखिए कि हनुमान जी कौन सी बूटी लेकर आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, ठीक है, तो संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो बस वही मल्लिनाथ की टीका का नाम भी संजीवनी टीका है। इतना इस तरह से आप ट्रिक के साथ याद रखिए। मित्रों, यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मित्रों, इसी प्रकार की क्लासेस के लिए और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय की, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों, संस्कृत की सभी कथाएं हिंदी में सुनने के लिए और संस्कृत पढ़ने के लिए नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखें। मित्रों, आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।